Hello everyone, in this video we are going to see the basic concepts of genetics. आज हम हर चीज़ जो बिगिनिंग में आपको पता होना इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स पढ़ने से पहले, या फिर कोई भी और चैप्टर्स हो गया. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट इनहेरिटेंस हो गया, आपका सेल डिवीजन वाला चैप्टर हो गया, वहाँ पे भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ हैं जेनेटिक्स के जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है. इंट्रॉन्स क्या है, एक्सॉन्स क्या है, mRNA, ये वो. हम आज कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे कि mRNA क्या होता है, rRNA क्या होता है. नहीं, आज हम उन चीज़ों के या उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके बारे में आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, या फिर आप उनके बारे में पढ़ने से पहले आप एक्चुअली वो टॉपिक पढ़ते हो जिनके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं टाटा बॉक्स का या फिर प्रिब्नो बॉक्स. ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जिनके ऊपर बात नहीं होती, एंड आई फील लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर के अंदर भी आप देख सकते हो इनका जिक्र आएगा, जहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे आर्किया और यू बैक्टीरिया के बारे में. तो आज हम वो स्पेशल सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे. एनीवेज शुरू करते हैं. तो आज मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी क्रोमोसोम क्या होता है, ये वो. कुछ ऐसे जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता उनके ऊपर. तो if you're looking forward to learn about those, so stick around and watch the video completely. शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे, चलो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट देती हूँ. कोई भी रैंडम हम लोग टॉपिक से शुरू कर लेते हैं. जहाँ पे भी वर्ड सिस्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, इसका मतलब होता है जीन. ठीक है, सिस्ट्रॉन और जीन एक ही बात होती है. आपको मैं यहाँ पे एक हाइपोथेसिस से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी आपको. जेनेटिक्स के अंदर एक बहुत फेमस हाइपोथेसिस है जिसे कहा जाता है वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस. वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि भाई एक जीन जो है, अब जीन क्या होता है चलो बता देता है. ये हमारे पास क्या है, डीएनए है. ठीक है, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है. ह्यूमन डीएनए पर भी बात करेंगे. ठीक है, सर्कुलर, लीनियर, सब कुछ छोड़ दो. डीएनए है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. अब डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रोटीन बनाए, डीएनए का वो पार्ट जो कि आरएनए बनाए, जो कि आपका हेरिडिटी को कैरी आउट करे. ठीक है, वो डीएनए का पार्ट जो है उसे जीन कहा जाता है. ठीक है, जीन पार्ट होता है डीएनए का जो प्रोटीन बनाता है. सिंपल लफ्ज़ों में ये बोल लो. ठीक है, क्योंकि सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता. ये जो पार्ट होगा समझ लीजिए ये नॉन फंक्शनल डीएनए हो सकता है. अब आप जबकि आपका 80% डीएनए होता ही नॉन फंक्शनल है, जंक डीएनए होता है, ट्रैश डीएनए, लाइक रबिश डीएनए. ठीक है, तो उसका भी थोड़ा बहुत काम होता है, लेकिन खैर अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो स्पेशल पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि आपको इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक पेरेंट्स से डॉटर सेल के अंदर या फिर प्रोजेनी के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं. और ये क्या होता है, जीन सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, कुछ भी नहीं होता. ठीक है, ये एक डीएनए का हिस्सा था. ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, ये जीन है, ये मैंने उठा लिया डीएनए से. ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक जीन एक तरीके का प्रोटीन बनाता है. ठीक है, एक जीन एक प्रोटीन बनाता है. ठीक हो गया. तो ये हाइपोथेसिस जेनेटिक्स के अंदर आप आगे पढ़ोगे कहीं ना कहीं. तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था कि एक जीन एक प्रोटीन बनाएगा. एक जीन एक प्रोटीन बनाएगा. मैं टाइप्स की बात नहीं कर रही. एक जीन एक टाइप का प्रोटीन बनाएगा, नो. एक जीन एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्रोटीन बना सकता है. जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन बना लिया, फाइब्रस प्रोटीन बना लिया, मेम्ब्रेनस, वो नहीं. एक जीन एक प्रोटीन बनाएगा मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास एक पर्टिकुलर जीन है, यहाँ से ये एक प्रोटीन बन रहा है, तो ये हाइपोथेसिस कहता है कि एक जीन एक प्रोटीन बनाएगा. ठीक हो गया. तो ये हाइपोथेसिस जेनेटिक्स के अंदर आप आगे पढ़ोगे. उसके बाद हम बात करते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक. सिस्ट्रॉन का मैंने अभी मतलब बताया था, जीन, मोनो यानी कि वन, और एक टर्म आप देखते हो पॉलीसिस्ट्रॉनिक.
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है पॉली यानी कि मैनी। मोनोसिस्ट्रॉनिक कोड लिखो है पे, कोड। मोनोसिस्ट्रॉनिक वो जीन होता है जो एक टाइप ऑफ प्रोटीन बनाता है, कि भाई एक जीन है तो ये एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा। ऐसे कोड को, ऐसे जीन को मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक कोड बोल लो, मोनोसिस्ट्रॉन बोल लो, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉन पाया जाता है हमारे अंदर, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, बल्कि आर्किया जो है आपका, उसके अंदर भी मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक जीन एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बना रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कोड। बैक्टीरिया के अंदर ऐसा होता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक के अंदर क्या होता है कि एक जीन एक mRNA बनाया और उसी mRNA एक टाइप ऑफ प्रोटीन बनाया, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है कि एक mRNA एक से ज़्यादा टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएगा, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA है। देखो प्रोटीन कौन बनाता है? DNA बनाता है प्रोटीन? नहीं, बेसिकली DNA RNA बनाता है, ठीक है। mRNA हो गया, उसका एक टाइप होता है RNA का। ये RNA हमारे पास प्रोटीन बनाता है, तो इसीलिए ये जो टाइप्स हैं ये mRNA के हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक के अंदर क्या होता है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक जीन है, ये पूरा एक जीन है, और इसमें आप देखते हो ऑरेंज कलर का सिर्फ एक प्रोटीन बन रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक जीन है, लेकिन यहाँ पे दो तरीके का प्रोटीन बन रहा है, एक ब्लू प्रोटीन और एक पर्पल प्रोटीन। तो हम इसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ऊपर वाले को बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये कहाँ होता है? ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है और आर्किया के अंदर होता है, और ये कहाँ होता है? ये बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होता है, ठीक हो गया, समझ आ गया आपको होपफुली। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? RNA के बारे में। देखो DNA जो होता है उससे बनता है RNA, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें कुछ एंजाइम की ज़रूरत होती है। इस एंजाइम का नाम होता है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर RNA पॉलीमरेज के 3 टाइप्स होते हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3। जबकि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही होता है, RNA पॉलीमरेज होता है बस, ठीक है, एक ही, जस्ट 1 RNA पॉलीमरेज। खैर ये तो बेसिक सी बात थी। अब मुझे आपको बताना है, देखो होता क्या है कि ये RNA पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम है, ठीक है। ये इसका कोर एंजाइम है। आपने एंजाइम के टाइप्स पढ़े होंगे, आपको पता होगा होलो एंजाइम क्या होता है और एपो एंजाइम क्या होता है। एपो एंजाइम वो होता है जिसको किसी कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, उसके बगैर ये काम नहीं करेगा, और जैसे ही एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच होता है वो बना लेता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम फंक्शनल होता है, एपो एंजाइम नॉन फंक्शनल होता है। बेसिक सी एंजाइम वाली बात है। अब होता क्या है, जो RNA पॉलीमरेज होता है उसके पास एक कोर एंजाइम होता है, ठीक है, और ये काम करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, RNA पॉलीमरेज के अंदर ये होता है। लेकिन अब फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के अंदर, और आर्किया के अंदर भी। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि RNA पॉलीमरेज को किसी भी कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का जो RNA पॉलीमरेज है वो एक ही है। एक तो बेचारे के पास एक RNA पॉलीमरेज है, और उसके बाद जो एंजाइम है वो क्या है? वो एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम यानी कि नॉन फंक्शनल है, उसको किसी कोफैक्टर की ज़रूरत होती है जिसे सिग्मा फैक्टर बोला जाता है।
तो बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत होती है, तभी ही वो मिलकर क्या होलो एंजाइम बनेगा जो कि फंक्शनल होता है और काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशंस, अगर आपको नहीं समझ आया तो डेफिनेशन से समझते हैं। देखो कोर एंजाइम, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया कोर एंजाइम। कोर एंजाइम कुछ भी नहीं होता, उसका जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि मेन कैटालिटिक यूनिट होता है, वो कोर एंजाइम होता है। इसी कोर एंजाइम को सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत होती है। अब सिग्मा फैक्टर क्यों चाहिए होता है? तो देखो सिग्मा फैक्टर का काम होता है, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सिग्मा फैक्टर का काम होता है कि सिग्मा फैक्टर मदद करता है आरएनए पॉलीमरेज को अटैच होने में, प्रोमोटर सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने में। अब प्रोमोटर सीक्वेंस क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि सिग्मा फैक्टर तो चाहिए होता है, काम अच्छे से काम करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को बैक्टीरिया के अंदर सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है, जबकि यूके हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर किसी सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। कोर एंजाइम क्या है आप समझ लीजिए, मेन कैटालिटिक यूनिट जो है। खैर अब हम आगे बात करते हैं। डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, एक होता है tRNA, ठीक है। बेसिकली पहले mRNA बनता है, rRNA आपका राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेन आपका जो काम होता है वो mRNA का होता है, जो बेसिकली जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है वो mRNA के ऊपर हो रही है। tRNA का काम होता है कि ये बेसिकली अमाइनो एसिड आपको ला के दे रहा होता है mRNA को, चलो कोड करो, ठीक है। ये जो है वो समझ लीजिए कन्फर्मेशन की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे इसके पास अगर कोडॉन होता है तो इसके पास जो है वो कन्फर्मेटरी कोड होता है, एंटी कोडॉन जिसे आप बोलते हो। खैर ये बातें तो हम लोग अपना 9th 11th 12th में बात करते हैं, मतलब 11 9 10 में आपको बातें बताऊंगी। अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ mRNA का एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन क्या होता है? तो देखो जैसे ही डीएनए ने आरएनए बनाया, mRNA बनाया, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये जब बनता है पहले वो क्या होता है, जैसे आरबीसी बनता है ना, आरबीसी पहले क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी होता है, फिर उसकी न्यूक्लियस रिमूव होता है, फिर वो मेच्योर हो जाता है। वैसे ही इसका होता है, जैसे डीएनए ने mRNA बनाया, mRNA पहले क्या होता है, इमेच्योर होता है। जो इमेच्योर mRNA होता है उससे बोला जाता है स्प्लिट जीन। क्यों बोलते हैं बताते हैं, ठीक है। mRNA क्या होता है, पहले इमेच्योर होता है। क्यों इमेच्योर होता है? देखो होता क्या है कि mRNA के पास दोनों तरीके के यूनिट्स होते हैं, दोनों तरीके के पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शनल पार्ट, एक होता है नॉन फंक्शनल पार्ट, ठीक है। एक होता है फंक्शनल पार्ट, एक होता है नॉन फंक्शनल पार्ट। नॉन फंक्शनल यानी कि फंक्शन ही नहीं करेगा, काम का ही नहीं होता, उसे हटाना पड़ता है। हटाने के बाद फिर वो मेच्योर हो जाता है, समझ लो। जैसे आरबीसी में से न्यूक्लियस निकालोगे तो वो मेच्योर हो जाएगा, वैसे mRNA में से जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो हटा दो तो वो मेच्योर हो जाएगा। तो जो फंक्शनल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, जो फंक्शनल पार्ट है उसे कहा जाता है क्या, एक्सॉन, ठीक है। और जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसे कहा जाता है इंट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा जीन जिसके पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों हो उसे स्प्लिट जीन कहा जाता है, ठीक है। इसको स्प्लिट जीन कहा जाता है। अब होता क्या है, ये इमेच्योर mRNA स्प्लिट जीन होता है। फिर एक प्रोसेस होता है,
इस प्रोसेस से क्या होती है, मैचुरेशन होती है। mRNA का जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो इंट्रॉन्स जिससे, तो उसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होता है। फिर ये मेच्योर mRNA बन जाता है। मेच्योर mRNA के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होता है। एक्सॉन्स कोडिंग कर सकते हैं, इंट्रॉन्स कोडिंग नहीं कर सकते। अब हमें पहले इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। जैसे ही mRNA बना न्यूक्लियस के अंदर, तो पहले न्यूक्लियस के अंदर उसकी मेच्योरेशन होती है। पहले हम लोग रिमूव करते हैं एक्सॉन्स को, उसके बाद वो न्यूक्लियस के बाहर जाता है और राइबोसोम के पास और प्रोटीन बनाता है। तो जो ये रिमूवल होता है इंट्रॉन्स का, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, नॉन फंक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, जीन रेगुलेशन क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ जीन रेगुलेशन का। आई के अंदर जो मेरे पास जीन्स होंगे, वो जीन मेरे पास विजन वाला जीन एक्टिव होगा। लिवर के अंदर जो जीन है वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन वाला जीन एक्टिव होगा, ग्लूकोज स्टोरेज वाला जीन एक्टिव होगा। क्या आई के सेल्स के अंदर मैं ग्लूकोज स्टोर कर सकती हूँ उतनी क्वांटिटी में जितनी लिवर के अंदर होती है? नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, तो हर सेल का अपना एक जीन होता है जो एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है बॉडी के अंदर कि भाई किडनी के नेफ्रॉन्स जो है उनके अंदर यूरिन फॉर्मेशन वाला जीन एक्टिव होगा। ठीक है, मेरे लिवर के सेल्स वो नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जीन का एक्सप्रेस, ये होता है जीन एक्सप्रेस होना। तो जो ये स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन होती है इन एवरी सेल, ये रेगुलेट होता है एक प्रोसेस से जिसे जीन रेगुलेशन कहा जाता है। और थैंकफुली हमारे पास जीन रेगुलेशन होती है, तभी कोई चीज़ इधर उधर नहीं होती। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के बारे में। मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, डीएनए है। मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है। मुझे यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या होता है। देखो डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। ऊपर वाली जो स्ट्रैंड होती है इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और जिस पर mRNA बन रहा है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी कि जिस पे कोई चीज़ बन रही है, जिसको देखकर कोई चीज़ बन रही है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा याद रखिएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। अब देखो, अभी इसको हटाओ, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, वो याद कर लो। ठीक है, बहुत आसानी होगी, आगे जाके जेनेटिक्स अच्छा लगेगा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो, हमेशा ये चीज़ याद कर लीजिए, टेम्पलेट हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। अब जो mRNA बनता है वो टेम्पलेट को देखकर बनता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये mRNA बना, mRNA कैसा होगा, 3 to 5 होगा या 5 to 3 होगा। हमेशा याद रखना, जैसे ये एक स्ट्रैंड है, इसकी जो ये स्ट्रैंड नंबर 1 है, ये स्ट्रैंड नंबर 2 है। स्ट्रैंड नंबर 2 हमेशा ऑपोजिट होगी स्ट्रैंड नंबर 1 के। ठीक है, तो अब मेरे पास स्ट्रैंड नंबर 3 मेरे पास ये बनी है, ये mRNA बना है मेरे पास। ठीक है, तो ये उल्टा होगा स्ट्रैंड नंबर 2 के। तो ये कैसा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो हमेशा याद रखिएगा mRNA कैसा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। mRNA कैसा होता है, दोबारा से रिपीट करते हैं। mRNA कैसा होता है, हमेशा याद रखना mRNA होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, मेरे पास ये डीएनए है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक कोडिंग स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट को देखकर mRNA बनता है। अब याद रखो,
ये मेरे पास क्या है, जीन है, ये मैंने स्पेसिफिक जीन उठा लिया जो कि कोड करेगा प्रोटीन, जो कि कोड करेगा आरएनए को, ठीक है। इस ऐसा जीन जो कि कोड करे एमआरएनए के लिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। एक्टिवेटेड जीन बोल लो, मतलब वो जीन जो कि एमआरएनए बनाए, तो वो स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक ये स्ट्रक्चरल जीन का ये पार्ट है, ठीक है। इतनी जगह में ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये कोड करेगा, एनकोड करेगा किसके लिए, एमआरएनए बनाएगा। तो वो पॉइंट जहाँ से एनकोड स्ट्रक्चरल जीन शुरू हो रहा है उसको बोलेंगे प्रोमोटर, और जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होगी स्ट्रक्चरल जीन का एंड पार्ट, उसे बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोला, जीन डीएनए है, डीएनए का पार्ट, वो पार्ट जो कि एमआरएनए बनाया वो है स्ट्रक्चरल जीन। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। स्ट्रक्चरल जीन का बिगिनिंग सेक्शन प्रोमोटर होता है और एंडिंग क्या होती है, टर्मिनेटर होता है। अब प्रोमोटर होता क्या है, प्रोमोटर वो होता है जहाँ पे मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे प्रोमोटर क्या है, तो प्रोमोटर भाई सीक्वेंस है, जीन का वो पार्ट जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो। जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो वो प्रोमोटर है, ठीक है। और जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो वो क्या है, वो टर्मिनेटर है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जहाँ पे एमआरएनए बने वो स्ट्रक्चरल जीन है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो प्रोमोटर से पिछले वाला जो सीक्वेंस होगा उसे बोलोगे आप अपस्ट्रीम, कुछ भी नहीं है, यानी कि प्रोमोटर से पीछे क्या अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर के आगे क्या है डाउनस्ट्रीम। बस ये आपको याद होना चाहिए, प्रोमोटर से पीछे अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर से आगे क्या है डाउनस्ट्रीम, ठीक हो गया। तो ये 3 टर्म्स आपको पता होने चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर, टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, जिस पे एमआरएनए बने, प्रोमोटर क्या है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो, टर्मिनेटर का क्या है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या है, प्रोमोटर से पीछे वाला सीक्वेंस, टर्मिनेटर के आगे वाला सीक्वेंस क्या है डाउनस्ट्रीम। ये आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम आपके माइंड में, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तभी आप आर्किया और बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस सीख सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। अब हम बताते हैं कि प्रिब्नोबॉक्स टाटा बॉक्स क्या होता है। एक्चुअली वो हम अगली वाली अब पार्ट के अंदर कवर करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैं आपको टाटा बॉक्स ये वगैरह कुछ चीज़ें रहती हैं वो करेंगे, और इसके बाद आर्किया बैक्टीरिया के बीच में